नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। हरियाणा के नूंह मेवात और उसके आसपास के शहरों में हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मणिपुर के बाद नूंह में हुई इस हिंसा और उससे हुई मौतों की वजह से एक बार फिर बीजेपी शासित राज्यों की में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी नूह मेवात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये अपनी पिछली सरकारों की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि कानून व्यवस्था का जो मुजाहरा बीएसपी की सरकार ने 4 बार उत्तर प्रदेश में पेश किया है, वो उस तरह का मुजाहरा पेश करने में बीजेपी की सरकारें नाकाम रही हैं। हालांकि अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बहुत अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली योगी सरकार के एक फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नूह मेवात में हुई हिंसा और उससे हुई मौतों के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो रेड अलर्ट जारी किया गया वो वहां की सरकारों का सही कदम था। यानी मायावती ने कहा कि योगी सरकार ने सही वक्त पर सही कदम उठाया, जिससे ये हिंसा की आग जो है वो उत्तर प्रदेश के उन शहरों तक नहीं फैली अभी तक, जहां पर जो कि उस इलाके से लगे हुए हैं, उस इलाके से सटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मायावती विभिन्न घटनाओं पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर अपने ट्वीट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, लेकिन अब भी पिछले कई महीनों से ये आरोप झेल रही मायावती कि वो इस बदलते परिवेश में, राजनीति के इस बदलते हुए, तेजी से बदलते हुए परिवेश में भी अपनी उस पुरानी परंपरा यानी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट की राजनीति से ही जीत का लक्ष्य हासिल करना चाहती हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस 12% वोट पर आकर टिक गई हैं, क्या वो सिर्फ उसी की राजनीति करना चाहती हैं? क्योंकि अभी भी ये माना जाता है, कम से कम ये तो माना ही जाता है कि भले ही एक विधायक विधानसभा में रह गया हो मायावती का, लेकिन वो 12% जाटव वोट जो है, जो अब भी उनके साथ है, वो आगे भी उनके साथ रहेगा। तो क्या मायावती सिर्फ वही पॉलिटिक्स करना चाहती हैं? मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए मायावती ने पिछले कई महीनों में कई बार अपने बयान दिए हैं। क्या वो वहां तक सफल हुई हैं? कम से कम लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो हमें उनका ये प्रयोग सफल होता हुआ नहीं दिखा था। चंद्रशेखर जो कि एक तरफ तो अखिलेश और जयंत के साथी हैं और दूसरी तरफ वो तेलंगाना में जाकर टीएसआर को भी अपने कार्यक्रम में आमंत्रित कराते हैं। क्या वो इस यूपी की दलित पॉलिटिक्स में मायावती के सामने कोई चुनौती पेश कर रहे हैं? और मायावती का बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? एनडीए या फिर ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन आईएनडीआईए यानी इंडिया? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम मिश्रा जी, जो इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, यूपी तक के ब्यूरो चीफ हैं, एडिटर हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अमीश, जो कि uptak.in हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं, और मैं नीरज। सबसे पहले अनुपम जी, मैं आपसे इस बड़े ही बुनियादी सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। चूंकि मायावती के संवाद को देखने का सबसे बड़ा जरिया उनका ट्विटर का टाइमलाइन ही है, तो उस पर अगर आप नजर डालते हैं तो वो अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेती हुई नजर आती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने या किसी भी बहाने, या फिर वो बीजेपी पर भी हमला करते हुए नजर आती हैं। तो इन परिस्थितियों में, जबकि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में उस तरीके से अभी शक्ल भले ना लिया हो, लेकिन कम से कम लेता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बाहर तो देश में तो वो एक लेता हुआ शक्ल दिख रहा है, इंडिया। और एक तरफ एनडीए, जिसे दोबारा सशक्त करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इन दोनों ही अगर हम इन दोनों ही गठबंधनों को देखें, मुझे लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है अनुपम मिश्रा जी के साथ। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। बुनियादी सवाल, इंडिया और एनडीए में यूपी के संदर्भ में मायावती का बड़ा दुश्मन कौन है? देखिए, मायावती मिस कर चुकी है, अपनी वो ग्राउंड मिस कर चुकी हैं जहां पर वो 2007 से 12 तक सत्ता में थी। और आपके प्रश्न का उत्तर इसी बात में, इस बात से निकलेगा मुझे लगता है
कि मायावती आज खड़ी कहां है। जो 25% हार्डकोर वोट होते थे उनके पास, वो 12 हो गए। प्रयोग लगातार वो कर रही हैं, प्रयोग दर प्रयोग कर रही हैं। अब उनके पास ये है कि जाटो मुस्लिम कॉम्बिनेशन के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो तीसरा कोण था, जो एक टाइम पे ब्राह्मण सपोर्ट मिला था उनको, वो है नहीं। दलित वोट जो उनके हैं वो बिखरे हुए हैं। 2014 में भाजपा काफी ले गई। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन उन्होंने किया, गठबंधन तो असफल रहा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे नेता उनके जो थे, जो गैर जाटो नेता थे, वो चले गए समाजवादी पार्टी में या कहीं और। चंद्रशेखर की नई चुनौती है। तो मायावती के पास बचा क्या है? अब मायावती अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और उस अस्तित्व की लड़ाई में अगर देखिए, बीजेपी, मायावती पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी का साथ दे रही है परोक्ष रूप से, और उसके आधार भी होते हैं। नगर निगमों में कभी नहीं चुनाव लड़ती थी, इस बार लड़ी तो 17 में से 11 मुसलमान टिकट दिए उन्होंने। उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी, जब लड़ी तो आजमगढ़ में लड़ी, रामपुर छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे में ये माहौल एक बन जाता है कि वो कहीं दबाव में है, किसी दबाव का शिकार है, और ये चर्चाएं आम हैं। ऐसे में अब मायावती के पास एनडीए या इंडिया चुनने का जब मामला आता है, तो वो एक उनका बयान याद करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि भाजपा के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि वो पहले भी जा चुकी है, सरकार बन चुकी है समर्थन की, तो वो बात है। लेकिन कुल मिला के मायावती फिलहाल तो अपनी जमीन उनको बचानी है, और सेंधमारी दोनों तरफ से है। बीजेपी बिल्कुल दलित एजेंडा अपना नहीं छोड़ रही है, चाहे उनके घर घर जाके बात भोज करने वाली राजनीति हो, या दूसरे नेताओं को अपने तरफ लाने की कोशिश हो। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के भीतर एक अलग विंग बना दी। कांग्रेस जब भी उठने की कोशिश करेगी वो देखेगी। तो ऐसे में मायावती एक बड़े कंफ्यूजन में है, और इसीलिए वो प्रयोग दर प्रयोग कर रही है। इतनी तेजी से वो अपने कोऑर्डिनेटर्स बदल रही हैं, कभी किसी को इंचार्ज बनाती हैं, कभी किसी को इंचार्ज बनाती हैं। हालिया दिनों में उन्होंने मीटिंगें भी अपने लखनऊ आवास में काफी की, लेकिन अभी तक उनका वो बन नहीं पा रहा है, जहां पर कि उनका पॉलिटिकल वैल्यू जो हुआ करता था मायावती का, वो पॉलिटिकल वैल्यू अभी खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इक्विटी बहुत कम है। और वो जो वोट शेयर की बात होती है, जब वोटिंग इक्विटी की बात होती है, तो आपके पास प्लस 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 का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एनडीए या इंडिया दोनों में मायावती को खतरा है। और मायावती ने इसीलिए, जो अभी आखिरी घोषणा तक जब उनकी सुनी हमने, तो उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब अकेले इस बार का चुनाव, 2024 का चुनाव, मुझे तो नहीं लगता है कि अकेले किसी के पास लड़ने का कोई मतलब है, क्योंकि हमने 22 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह का देखा, या तो इस पार या इस पार, या तो समाजवादी पार्टी सामने थी या भारतीय जनता पार्टी, सारे वोट उसी में बह गए, समाहित हो गए। ऐसा ही चुनाव 2024 भी होने जा रहा है। ऐसे में अगर मायावती किनारे रह के देखेंगी, एक थर्ड फोर्स बनाने का ख्वाब देखेंगी, तो बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल। अनुपम जी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था तब कि मायावती का बड़ा दुश्मन कौन है। मायावती बीजेपी को भी आड़े हाथों लेती हुई दिखती हैं हमें। मायावती अखिलेश यादव और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हुए दिखती हैं। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, उनमें मायावती का बड़ा दुश्मन कौन है? एनडीए से ज्यादा खतरा है या आईएनडीआईए यानी इंडिया से ज्यादा खतरा है? हाँ नीरज जी, देखें, मायावती बहुत स्पष्ट बोलती हैं, और जहां उन्होंने हमेशा सारी पार्टियों से इक्वी डिस्टेंस बनाने की बात कही है, समान दूरी बनाने की बात कही है। वो समय समय पे कहती रहती हैं कि भाजपा, कांग्रेस, सपा सब एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो सब में दलित विरोधी मानसिकता देखती हैं, बताती हैं। लेकिन जहां तक अकेले चुनाव लड़ने की बात है, देखिए वो युग अब खत्म हो गया। आप देखते हैं कि जब विपक्ष 26 पार्टियों का गठबंधन बनाती है, तो भाजपा 38 पार्टियों का गठबंधन बना के खड़ा कर देती है। गठबंधन का युग आ चुका है। 90 के दशक से अब कोई पार्टी अकेले लड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकती।
2014 में आपने देखा मायावती शून्य पे चली गई थी, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को, इस तजुर्बे को दोबारा दोहराना चाहेंगी। मुझे नहीं लगता कि वो अकेले लड़ने की बात करेंगी। अब बात ये उठती है कि फिर मायावती किसके साथ। तो जहां तक भाजपा का सवाल है, 3 बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कभी प्री पोल अलायंस नहीं हुआ, कभी चुनाव के पहले गठबंधन नहीं हुआ। हमेशा चुनाव के बाद, जिसको काशीराम कहा करते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, आज मायावती भी आपको वही कहती मिलती है। जब भी उनको मजबूर सरकार मिली, तब मायावती बार बार मुख्यमंत्री बनी, और तीनों बार वो उन्होंने अपनी सरकार खुद गिराई। तीनों बार भाजपा को, जिसे कहना चाहिए कि गच्चा बसपा ने दिया, और केंद्र में आपने देखा किस तरह एक वोट से उन्होंने अटल बिहारी की सरकार के। मैं बहुत, देखिए एक बहुत दिलचस्प बात कह रहा हूँ नीरज जी। जो उनसे एक आरोप लगता है कि साहब वो भाजपा की बी टीम है। हकीकत ये कि जिस तरह उन्होंने भाजपा को इस्तेमाल करके 3 बार मुख्यमंत्री बनी और 3 बार सरकार गिराई, इसके अलावा अटल बिहारी की सरकार गिराई, मुझे तो लगता है कि वो इकलौती नेता और इकलौती पार्टी है जो भाजपा को बी टीम की तरह इस्तेमाल कर लेती है। इतनी बड़ी पार्टी है, बार बार उसका लाभ लेती है और बार बार उसको पलट के कोई लाभ नहीं देती। वो 6-6 महीने की बात होती है तो भी मायावती अपना अपना टर्म बिता लेती है और कल्याण सिंह के टाइम में समर्थन विड्रॉ कर लेती है। तो अब रही बात आजमगढ़ की और रामपुर की, तो जो अभी डॉक्टर उत्कर्ष कह रहे, तो एक देखे ना कि आजमगढ़ वो लड़ती है तो सपा कहती है कि मायावती लड़ी इसलिए हम हार गए, गुड्डू जमाली लड़े इसलिए हम हार गए। रामपुर वो नहीं लड़ती हैं तो सपा कहती है कि रामपुर नहीं लड़ी बसपा इसलिए हम हार गए, वोट उनका चला गया भाजपा में। तो लड़े तो वो दोषी, हारे तो नहीं लड़े तो वो दोषी। तो ये तो एक अजीब सा एक बयान है समाजवादी पार्टी का लगता है। रही बात मायावती के सामने क्या ऑप्शंस हैं, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। भाजपा के साथ हम उनको जाता नहीं देख रहे हैं किसी भी तरह से, कितनी भी बातें हों। देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, पर अभी हाल में तो ऐसा कुछ भी मेरे लिए इमेजिन कर पाना मुश्किल है। अब बात आती है कि क्या वो एनडीए के साथ, क्या वो इंडिया के साथ जा रही है। तो देखिए अभी जो हालात बन रहे हैं इंडिया में, अखिलेश यादव जिस तरह जो एक उन्होंने अपना एक अपने उसके एक सेंट्रल फिगर बने हुए हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ना पटना में और ना ही बंगलौर में, दोनों ही जगह विपक्ष छोटी छोटी पार्टियों को बुलाता है पर चंद्रशेखर रावण को नहीं बुलाता। तो चंद्रशेखर रावण को ना बुलाकर और विपक्ष इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी मायावती को अपने साथ आने की आस लगा के बैठा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने चंद्रशेखर रावण को बुला लिया किसी भी मीटिंग में, फिर मायावती से तो फिर एकदम डिस्टेंस हो जाएगा, फिर वो बात बनेगी। तो इंडिया जो एक गठबंधन बना है वो अभी भी मायावती की आस पे है। पर बात फिर वही है जो एक 2019 का हमने महागठबंधन वाला प्रयोग देखा था सपा और बसपा के साथ आने का, और उसमें जो जमीन पे ये केमिस्ट्री बैठ नहीं पाती है, यादवों और दलितों के बीच में वोटिंग पैटर्न सेट हो नहीं पाता है, नेताओं के हाथ मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते हैं। ये भी एक तजुर्बा उनके सामने है। एक आखिरी ऑप्शन मायावती के सामने कहीं ना कहीं एमआईएम के साथ भी एक तीसरा गठजोड़ बना के, हो सकता है कि पूरे भारत में आप एक दो तरफा चुनाव देखें, लेकिन अगर मायावती ओवैसी के साथ एक और गठजोड़ बनाती है, एक और गठबंधन बनाती है, अगर इंडिया में उनकी बात नहीं फिट हो पाती है, इंडिया में अखिलेश यादव के चलते, अखिलेश यादव के जरिए और जयंत चौधरी के जरिए चंद्रशेखर रावण की सक्रियता को चलते अगर वो इंडिया में अपने आप को नहीं फिट कर पाती, और ऐसे में अगर वो एमआईएम के साथ एक गठजोड़ लेके सामने आती है, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि ये गठजोड़ भी बहुत ज्यादा असफल रहेगा। मायावती के पास अपना एक डेफिनेट वोट बैंक है, और निकाय चुनाव से कुछ और हमने देखा या नहीं देखा, एक बात बहुत मजबूत तरीके से और बहुत जाहिर तरीके से सामने आई है कि जो मैं लगातार से एक साल से कह रहा हूँ नीरज जी, कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से थक चुका है, निराश हो चुका है, अलग जा रहा है। नीरज जी बिल्कुल। कुमार अभिषेक, जो बात अनुपम जी ने भी कही कि पोस्ट पोल अलायंस के वो सीएम बनती रही हैं और बैलेंस ऑफ पावर अगर आते हैं, हमें मौका मिलता है तो हम सरकार में जाएंगे, ये एक बार फिर मायावती ने कह दिया है। यानी पोस्ट पोल अलायंस का इशारा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि अगर किंग मेकर बनती है बीएसपी तो उस स्थिति में वो जो भी सरकार बनाने की स्थिति में होगा उसके साथ चली जाएंगी। लेकिन अभी
प्री पोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वही सवाल आपसे भी मेरा है कि आप क्या लगता है कि मायावती अगर फिलहाल वो प्री पोल में अकेले खड़ी हुई हैं और अखिलेश, कांग्रेस और जयंत को हम एक गठबंधन माने और बीजेपी अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, निषाद, इन तमाम लोगों को यानी इंडिया को अलग, एनडीए को अलग माने, तो मायावती के लिए बड़ी चुनौती कौन सी है? मायावती का 12% वोट आखिर कहां से बढ़ेगा? वो इंडिया के कोटे से आएगा या एनडीए के कोटे से आएगा, अगर आएगा भी तो? देखिए, ये तो बड़ा धर्म संकट है मायावती के, आखिर वो अब करे तो क्या करे। उत्कर्ष जी ने जैसा कहा कि उन्होंने बस मिस कर दी है, और सचमुच उन्होंने गठबंधन चुनने का जो रास्ता है उसमें उन्होंने देर कर दी है। हो सकता है कि वो खुद न चाहती हो देर करना, लेकिन परिस्थिति रही हो राजनीतिक, जिसकी वजह से वो अभी तक उन्होंने अपना ये तय नहीं किया है कि वो किस रास्ते जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो अपना किसी को पहला दुश्मन मानती है, वो सपा को मानती है, लेकिन अगर उनका कोई पहला दुश्मन है तो वो बीजेपी है। इसलिए क्योंकि बीजेपी उनके तमाम वोट उड़ा कर ले गई। समाजवादी पार्टी तो उनके वोट ले ही नहीं जा पाई। समाजवादी पार्टी उनके साथ आई तो जरूर गठबंधन बना और 15 सीटें दोनों ने मिलकर के दी। लेकिन आप जिस 25% वोट की हम बात कर रहे हैं, तो 25% वोटों में से ज्यादातर वोट तो बीजेपी उनके उनके लेकर के चली गई। हालांकि मुस्लिम वोट ऐसा था जो कि उनके साथ एक बड़ी तादाद में जुड़ता था, जो सपा के साथ चला गया। लेकिन हम बाकी जातियों की बात कर रहे हैं। मायावती के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट यही है कि अब वो करे क्या। इसीलिए उन्होंने पावर ऑफ बैलेंस शब्द का इस्तेमाल किया है, और पावर ऑफ बैलेंस के लिए उन्होंने अपना जो उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि अपने जो उनका जो वोट बैंक है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारी जो मेरा जो महत्व है, बसपा का जो एक महत्व है, वो कम नहीं होगा। आप लड़ो, आप जीतो, आप साथ आओ, उसके बाद सरकार हम बनाएंगे। बात तो उन्होंने जो कही है, अभी 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, और 4 राज्यों के चुनाव में एक तरीके से उन्होंने सारे जगहों पर जहां जहां बहुत कीन कंटेस्ट है, हो सकता है कि कुछ विधायकों के ऊपर नीचे आने से वो सरकार बन जाए, बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि अगर किसी के साथ नहीं गई और 2, 4, 5, 6 विधायक अगर उन्होंने जिता लिए, तो वो किंग मेकर होंगी। और तब मायावती ने ये कोई शर्त नहीं रखी है कि उनके लिए सेकुलरिज्म है, पहले उनके लिए वो जो पावर में आएगा उसके साथ वो जाएंगी। उन्होंने पावर ऑफ बैलेंस शब्द का बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल किया है, यानी कि उन्होंने दोनों जो खेमे हैं उनको अपना मैसेज साफ रखा है कि उनको टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। अब वो उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके सांसद पावर ऑफ बैलेंस करेंगे। लेकिन पावर ऑफ बैलेंस के लिए पहले पावर तो आए, तब तो आप बैलेंस करेंगे ना। इनके पास पावर कहां से आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। पार्लियामेंट को अगर आप देखें, अगर 2 आमने सामने की लड़ाई होती है तो ठीक है, गुड्डू जमाली लड़ेंगे, 1.5 लाख वोट ले आएंगे। इसी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों में आप मजबूत मुस्लिम खड़ा करेंगी और बीजेपी को जिता देंगी। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मायावती के पावर ऑफ बैलेंस का जो पूरा मकसद है, वो मकसद इस वक्त ये है कि अपने लोगों को किसी भी तरीके से टूटने से बचाओ। अपने लोगों के भीतर जो एक निराशा का भाव बन रहा है कि भाई अगर हम दोनों में कहीं नहीं गए तो हम कहाँ रहेंगे, उनको ये आप दिखाओ, उनको ये बताओ कि आप कितने कमजोर भी रहोगे तो आप तय करोगे कि सरकार कौन बनाएगा। तो मेरा मानना है कि मायावती ने बड़ा सोच समझ करके इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज आप ऑर्डिनेंस पर देख लीजिए, अभी तक उनका रुख साफ नहीं हुआ है। जो बड़े बड़े दल हैं जो कहीं नहीं है, उन्होंने लगभग अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन मायावती बिल्कुल आखिरी वक्त में हो सकता है कि अपना फैसला ले, और ये भी एक ऐसा वक्त है जब मायावती ये तय कर सकती है कि वो कहाँ जाएंगी। अगर वो दिल्ली वाला जो ऑर्डिनेंस है उस पर विपक्ष के साथ खड़ा हो जाती है, इंडिया के साथ खड़ी हो जाती है, तब निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि उनका इंक्लिनेशन जो है, उनका झुकाव जो है उस तरफ है। लेकिन अगर इस वक्त वो फैसला लेती है कि नहीं हम तटस्थ रहेंगे, तब आप ये मान करके चलिए कि उनका पावर और बैलेंस वाला जो फॉर्मूला है वो आगे चलेगा। हाँ, दूसरी बात जो अनुपम जी ने कही कि वो एक तीसरे खेमे की तरफ जरूर सोच रही है, और मुझे लगता है कि MIM असदुद्दीन ओवैसी वाला जो मामला है, अगर उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो वो ओवैसी के साथ जा सकती है। उन्होंने एक प्रयोग बिहार में किया था, और वो प्रयोग ओवैसी के लिए तो बहुत सफल रहा। तो इस प्रयोग से भी नकारा नहीं जा सकता कि मायावती इस प्रयोग की तरफ भी। जी,
डॉक्टर उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आऊं, कुमार अभिषेक जी की बातों से कई सारे सवाल उपजे हैं, उन सवालों के लिए आपके पास आऊं। लगता है कुमार अभिषेक जी का फ्रेम भी फ्रीज कर गया है। इससे पहले चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा है, यूट्यूब पर पोल है दरअसल। दर्शकों से हमने सीधा पोल पूछा है कि मायावती का असली दुश्मन कौन, जो नीरज जी का पहला सवाल भी था। इसका जवाब, इसके दो ऑप्शन है, इंडिया और एनडीए। तो हमारे दर्शकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोल में हिस्सा लें। तमाम दर्शक कमेंट्स कर रहे हैं, हम आने वाले आगे जब कार्यक्रम में बढ़ेंगे तो उनके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। उत्कर्ष सर, मेरा सवाल है कि मायावती की जो पोजीशनिंग की बात हो रही है कि वो एक मतलब अगर उनको कोई अच्छी डील नहीं मिली तो वो एक थर्ड फ्रंट को भी कंसीडर कर सकती हैं। ये अच्छी डील का वो इंतजार तब तक करेंगे जब तक जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो चुनाव हैं उनके परिणाम नहीं आ जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत या फिर उत्तर प्रदेश से इतर भी देश में क्या कोई आप थर्ड फ्रंट की या यूपी में थर्ड फ्रंट की सियासत को देख पा रहे हैं? क्योंकि 2019 के पोल के आंकड़े अगर आप देख लें या 2022 के विधानसभा पोल के आंकड़े अगर आप देख लें तो वो तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट में लगातार उत्तर प्रदेश जा रहा है। या तो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है या बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। ऐसे में क्या मायावती का ये जो थर्ड फ्रंट वाला जो ये एक इशारा किया जा रहा है कि ओवैसी के साथ उनका एक संगत हो जाएगी, तो ये संगत हो भी गई तो किसको फायदा होगा या किसका नुकसान होगा? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये बाइपोलर इलेक्शंस होंगे, लगातार हो भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, और ये 24 भी वैसे ही होने वाला है। इसमें थर्ड फ्रंट के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं है अभी तक के परिदृश्य में। कल को क्या होता है मालूम नहीं, हो सकता है इंडिया और मजबूत हो जाए या हो सकता है इंडिया अलायंस और कमजोर हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं कह सकते। लेकिन आज के हालात पर बात करेंगे। देखिए, मायावती को अपना रिलीवेंस बनाए रखने के लिए जरूरत है मुस्लिम वोटों की, क्योंकि अगर मान लें कि 12% 14% उनके पास उनके अपने वोट हैं तो उतने से तो काम बनता नहीं है। वो किसी को हरा जरूर सकती हैं, वो किसी को जिताने की या खुद जीतने की हालत में तो नहीं है। अब मुस्लिम वोटर्स का ट्रेंड क्या है? मुझे लग रहा है, जो मैं उत्तर प्रदेश को जितना देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। जैसे आप देखिए 22 के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी कंफ्यूजन्स नहीं थे, जब जो यहाँ था वहां था। तो बाद में भले आया कि साहब यहाँ पे इतने मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़े और ये पड़े, लेकिन अभी उसमें कोई बहुत दम नहीं है। और हाल में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से वो घटनाएं क्या ले जाएंगी, तो मायावती की जरूरत है मुस्लिम वोट, और तब वो रिलेवेंट होती हैं जीतने के लिहाज से। और अपोजिशन की जरूरत है 12% दलित वोट, अगर 12% ही मानते हैं, ये एक बड़ा वोट है उसको जीतने के लिए। सो इसलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में अपोजिशन के किसी लीडर ने मायावती पे कोई अटैक नहीं किया। मायावती अटैक कर रही है, मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी अटैक कर रही है, वो समाजवादी पार्टी पे भी अटैक कर रही है, वो कांग्रेस पे भी अटैक कर रही है, लेकिन रिएक्शन नहीं आ रहा। तो अभी वो खेल चल रहा है। लेकिन मायावती को मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उनको ये जो वो बात करें कि पावर ऑफ बैलेंस अपने पक्ष में रखना है, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से उनको एक खेमा पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ये देखती हैं कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, या मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे, या एक आध पार्टियां अभी और भटकी हुई हैं जिनका कोई पूछ नहीं रहा है। अब फिलहाल रिलीवेंट भी एक पीस पार्टी हुआ करती थी यहाँ पे, जो एक टाइम में उसके पास भी वोट था, आजकल नहीं है कहीं। ऐसे लोगों को जुटा उठा लीजिए आप, लेकिन फिर आप वोट कटवा से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं बनती। फिर आप इस ख्वाब में नहीं रह सकते हैं कि सरकार बनेगी तो हमारी मर्जी से बनेगी पोस्ट पोल। तो पोस्ट पोल के लिए तो रेलिवेंस है नहीं। अब ड्यूरिंग पोल उनको आना है अगर, तो फिर ये चुनौती आके खड़ी हो जाएगी अखिलेश यादव के सामने, क्योंकि कांग्रेस का बहुत कुछ है नहीं यहाँ। कांग्रेस तो खुश हो जाएगी, उसको अगर 15 सीट भी मिल जाए उत्तर प्रदेश में इस अलायंस में, तो कांग्रेस विल बी हैप्पी। एक और कैरेक्टर है जो अभी गड़बड़ा रहा है, और मैं उसको सबको देखना चाहिए, जो एक बड़ा फर्क है, वो है संजय निषाद।
जिस तरह से बीजेपी ने अपने निषाद नेताओं को संजय निषाद के एरिया में खुला छोड़ा है अटैक करने के लिए, और संजय निषाद जिस तरह से, तो एक वो फैक्टर है जो फिर वो उसको जाना होगा अगर उनको, तो वो भी आ जाएंगे इसी हिस्से में। तो मायावती है का, मायावती के पास ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं कि उनको आना पड़ेगा, फिर उनके सामने चैलेंज होगा और अखिलेश यादव के सामने चैलेंज होगा कि अपर हैंड कौन लेता है, और वहां पे फिर इंडिया के रणनीतिकारों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मायावती अकेले लड़के उत्तर प्रदेश में जीत तो नहीं हासिल करने वाली है, वोट कटवा होके हरा जरूर बहुत सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी अनुपम सर, मैं आपके पास अगले सवाल के साथ आता हूं। बेसिकली इसी सवाल का एक्सटेंशन है कि जब 2019 में मायावती सपा गठबंधन के साथ लड़ी महागठबंधन में, तो एटलीस्ट उनके 10 सांसद जीत गए, और जो उनका 2014 में 0 का आंकड़ा था वो 10 पर चला आया। बाद में वो गठबंधन रहा नहीं, लेकिन वो अपना उस गठबंधन के सहारे अपना वोट शेयर बचाए रखने में कामयाब रही। 2022 में मायावती ने फैसला लिया कि वो अकेले लड़ेंगे। इस चीज को थोड़ा मैं खोल के इसलिए पूछ रहा हूँ कि दर्शकों के समझने के लिहाज से, कि 2022 में तो फिर भी मायावती एक प्लेयर थी जिनके वोटर को ये लग सकता था कि मायावती मुख्यमंत्री, ये वोटर बैलेंस का कुछ सिचुएशन हो जाए, दोनों दलों के पास जादुई आंकड़े हैं वो कम हो जाए तो मायावती मुख्यमंत्री हो सकती है। इस आशा के साथ भी अगर उनके साथ रहा होगा तो भी तो वो 12.5% पर नीचे गिर गई ना। 2024 का जब चुनाव लड़ने की अब तैयारियां चल रही, तो मायावती के वोट के पास ये भी दिशा नहीं है कि मायावती प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या उनके वोट के पास ये भी दिला नहीं है, अगर वो वोटर गैर बीजेपी खेमा का है, वो 12.5% वोटर तो उनको विधानसभा में मिला, उसके तो ये भी दिलासा नहीं मायावती बीजेपी को हराएंगे की राजनीति से। तो मायावती का ये खतरा नहीं समझ आ रहा है 12.5% लोकसभा में और घट नहीं सकता है, जो कौन का हाल हो। हाँ अमीश भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। देखें, हकीकत ये है, अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें और विपक्ष के पास जो एक गठबंधन आपको नजर आ रहा है, तो पूरे गठबंधन होने के बावजूद जो सबसे बड़ी कमी उनके हाथ में, जिसे अमोघ अस्त्र कहा जाना चाहिए, ब्रह्मास्त्र कहा जाना चाहिए, वो है मुद्दा। अमीश भाई, अभी भी विपक्ष उस मुद्दे की तलाश में है। आपने देखा मणिपुर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, संसद में देख रहे हैं आप, संसद के बाहर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, अभी हरियाणा में हिंसा हुई है। तो अभी भी विपक्ष अगर परेशान है तो एक मुद्दे की तलाश में है जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार आने से रोका जा सके, और वो मुद्दा अभी तक विपक्ष, जिसे कहना चाहिए बहुत मजबूती से, बहुत विश्वसनीय तरीके से हासिल करने में नाकाम रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज, देखिए एक बात से सपा बसपा की नहीं, अभी तक पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें जितनी रीजनल पार्टीज हैं, ये सब अल्पसंख्यकों के वोट के बगैर बेकार है। मुस्लिम वोट हर रीजनल पार्टी का एक अहम हिस्सा है, वही वो वोट है जो एक किसी भी अल्पसंख्यक पार्टी को खड़ा करता है, और यही वो वोट है जो अगर किसी पार्टी से अलग हो जाता है तो वो पार्टी बसपा की तरह एक विधायक पर सिमट जाती है, जैसे आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा। तो अब एक देखिए, आप अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि 0 से 2014 में उठ के मायावती 10 सीट पे आ गई 2019 में। उसके बाद तो ये सही पूछिए तो बड़ा सहज गठबंधन है सपा बसपा का, कि इसमें एतराज किसको है, किसे दिक्कत है। और आप देखें, अभी डॉक्टर उत्कर्ष एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि मायावती कितना भी हमला करती है, आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, एक भी बार वहां से पलट के जवाब नहीं देते। वो आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं अखिलेश यादव कि हाँ ये गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस विपक्ष ये उम्मीद लगा के बैठी है कि मायावती इंडिया का हिस्सा बनेंगी, तकरीबन सबको ये उम्मीद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक लड़ाई चल रही है, और अमीश भाई इसको बड़े जिसे कहना चाहिए बहुत दावे से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुझे जो एक लड़ाई नजर आ रही है सपा बसपा में, वो एक जिसे कहना चाहिए वजूद की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी जब 91% मुस्लिम वोट लेती है तो बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पे समेट देती है, और वो भी एक सीट बसपा की ना होकर उम्मीदवार की होती है।
इसी तरह बसपा को मालूम है कि अगर उसने मुस्लिम वोट बैंक वापस हासिल नहीं किया तो फिर उसको दिक्कत होगी। निकाय चुनाव में मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक आपको कांग्रेस की तरफ भी जाता नजर आ रहा है। मुसलमान आज भी आप अगर देखें, कहीं भी आप बात करें, कोई सर्वे देख लें, चैनल देख लें, तो आपको नजर आएगा मुसलमान राहुल गांधी की बात करता है, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, मायावती की बात नहीं करता है। मुसलमान बात कर रहा है राहुल गांधी की, क्योंकि मुसलमानों को मालूम है कि अगर केंद्र पे, सेंट्रल लेवल पे कोई पार्टी और कोई गठबंधन भाजपा को रोक सकता है तो उसमें कांग्रेस की अहमियत कितनी ज्यादा है। बिना कांग्रेस के एक पैन इंडिया इस तरह का गठबंधन बन ही नहीं सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो एक सबसे नैसर्गिक गठबंधन आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं देख रहा हूं वो कांग्रेस, बसपा और जयंत चौधरी का है। लेकिन चूंकि इस गठबंधन में आप पहले दिन से अखिलेश यादव को बहुत एक्टिव देख रहे हैं, अभी हमको इसका भी एक जो इंडिया गठबंधन बना है अमीश भाई, इसका भी हमको हश्र देखना पड़ेगा। आपने देखा कि पहली मीटिंग से आपने देखा कि किस तरह नाराज होकर केजरीवाल स्टालिन चले गए। दूसरी मीटिंग से आपने देखा नीतीश कुमार ही नाराज होकर चले गए, नीतीश, लालू, तेजस्वी सब चले गए। तो अभी ये गठबंधन कितना इंटैक्ट रहेगा, कितना पुख्ता रहेगा, कितना आगे जाएगा, ये भी हश्र देखा जाना बाकी है। कुल मिलाकर विपक्ष इस बात पे काउंट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में मायावती उनके साथ होगी। जेडीयू के नेता तो आपके यहाँ से प्रयागराज से आसपास की सीट से नीतीश कुमार को चुनाव लड़वा रहे हैं। अब प्रयागराज से तो नहीं, लेकिन आपने देखा ईस्टर्न यूपी में नीतीश कुमार बार बार अपना मुकद्दर आजमाते रहते हैं और आज तक दो बार, तीन बार वो अपने लोगों को चुनाव लड़ा चुके हैं, अपनी टिकट से लड़ा चुके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पर एक भी बार उनके किसी भी उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बची। तो वो तो अगर आप नीतीश कुमार का अपना ग्राफ देखें अमीश, तो आप मतलब 15 साल 17 साल जब से वो मुख्यमंत्री हैं, तो हर चुनाव दर चुनाव उनका वोट बैंक माइनस होता चला जा रहा है, उनकी सीटें माइनस होती जा रही हैं, उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, कम से कम एक मुख्यमंत्री के तौर पे। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि विपक्ष इस बात की पूरी उम्मीद कर रहा है, बैंक कर रहा है, भरोसा कर रहा है कि सूनर और लेटर, जल्दी या देर में मायावती उनके साथ आएंगी। सारी दिक्कत सिर्फ एक आ रही है कि मायावती उस प्लेटफॉर्म को अखिलेश यादव के साथ शेयर नहीं करना चाह रही। तो मायावती इसका क्या तोड़ निकालेंगी, मायावती इसका क्या तरीका निकालेंगी, ये भविष्य में हम देखेंगे अमीश। जी बिल्कुल, हमारे एक दर्शक है वीरू दास कह रहे हैं कि बहुत जाहिर सब होता है भी मायावती की बात करते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो बार 4 सालों से अखिलेश यादव को वोट दे रहा है और वो ये देख रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी को हराने में नाकाम है, तो क्या वो अब भी अखिलेश यादव के साथ रहेगा या फिर वो बीजेपी में अपना विकल्प, माफ कीजिएगा, बीएसपी में, मायावती की पार्टी में अपना विकल्प ढूंढेगा। तो डॉक्टर उत्कर्ष, जैसा कि अनुपम जी ने भी कहा और आपने भी मुस्लिम समुदाय के वोट की बात की थी कि कांग्रेस की तरफ पिछले कुछ महीनों की या हफ्तों की कुछ राजनीतिक गतिविधियों की वजह से कांग्रेस भी लोकसभा चुनावों के लिए मुस्लिम समुदाय की एक पसंद के तौर पर अपना ग्राफ ऊपर कर रही है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय यूपी की 80 सीटों के संदर्भ में बात करें तो 2024 के चुनाव में क्या उसकी पहली पसंद होगी, अखिलेश और कांग्रेस अगर गठबंधन में आ रही हैं वो, या फिर मायावती, वो जो भी गठबंधन है? नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस जो है वही अल्पसंख्यक वोटों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, उनकी पहली चॉइस होगी। और देखिए यही एक वजह है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो अभी अनुपम जी बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल है, वो चर्चा में है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कि विपक्ष का एक खेमा है जो ये चाहता है कि मायावती उसके साथ आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति, वर्तमान जमीनी वोटिंग का पैटर्न, ये अगर देखिए तो अगर कीमत की बात होगी कि अखिलेश यादव की कीमत पर मायावती का साथ, तो आप समझ लीजिए कि वो चुनाव हारा हुआ है और विपक्ष के बड़े नेताओं को ये बात का पता है। हाँ, अखिलेश यादव के साथ मायावती और कांग्रेस और बाकी लोग,
ये बहुत सॉलिड हो जाता है। तो अब मायावती अगर इस टशन में रहेंगी कि वो गठबंधन में तब आएंगी जब अखिलेश यादव को बाहर कर दीजिए, तो बड़ी मुश्किल की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसको लालू यादव या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी और इस तरह के नेताओं का समर्थन इस फॉर्मूले को मिलने जा रहा है। तो अगर मायावती को आना है तो उनको इसी स्ट्रक्चर के भीतर आना है, नहीं आना है तो उनको अपना देखना है। हाँ, ये जरूर बात है कि मायावती के आने से, मैंने पहले भी कहा था कि एक वोट तो शेयर बढ़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो वही वोट शेयर है जिसमें सबसे ज्यादा टूट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर समीकरण को देखिए ना, तो उसमें बहुत क्लियरिटी है। जैसे आज की तारीख में अगर आप वोटिंग ब्लॉक्स को देखें, अपर कास्ट का एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक जो है वो बीजेपी के साथ है, वो नहीं इधर उधर हो रहा है अभी तक फिलहाल। जो ओबीसी है उसमें स्टेट की लड़ाई चल रही है, उसी में सारा कंसोलिडेशन होना है, चाहे बीजेपी राजभर को लाने की कोशिश कर रही हो या समाजवादी पार्टी अपने जो कमेटीज बन रही हैं उनके भीतर एकोमोडेट करने की, रिप्रेजेंट कराने की बात कर रही हो। ये दलित वोट ऐसे हैं जिसके फ्रैक्शंस हो चुके हैं। एक टाइम में दलित एक वोट बैंक था, अब दलित के भीतर पासी अलग जा रहा है, दूसरा धड़ा अलग जा रहा है, अब जाटव रह गया, तो अब वही बचा है। बीजेपी लगातार अटैक कर रही है उस वोट के ऊपर। दूसरी तरफ मैंने पहले भी कहा कि अखिलेश यादव ने भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगाया इस वोट बैंक के पीछे, और एक अपने यहाँ विंग भी बना दी और कुछ लीडर्स भी लगे। जब जैसे देखिए, इंद्रजीत सरोज जैसा नेता अगर एक्टिव है और पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत एक्टिव रहे, कौशाम्बी की सीट का फेरबदल माना गया। अब नीतीश कुमार का सवाल इसमें आ जाता है। ये सही बात है, अनुपम जी ने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई आधार नहीं है, लेकिन जो जातिगत सेंटिमेंट है, जैसे ही एक कुर्मी फेस आ गया, कुर्मी एक बहुत बड़ा वोट ब्लॉक है, जैसे ही कुर्मी शिफ्ट होने की स्थिति आएगी, अगर आती है, तो आप समझिए कि जो पूरा ओबीसी अलायंस है वो पूरा बिखर जाएगा, पूरा उसका हिसाब बदल जाएगा। और इसलिए नीतीश कुमार की बात चल रही है। राज साहब कह रहे थे फूलपुर और प्रतापगढ़ 2 सीटें उनके लिए निश्चित तौर पर, उन्होंने श्रवण कुमार को लगा रखा है। श्रवण कुमार लगातार मौजूद है यहाँ पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लखनऊ में भी मिल रहे हैं हम लोग से, तो वो अंदाजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जौनपुर की सीट पर धनंजय सिंह के लिए लामबंदी है। तो पॉलिटिक्स है, हर आदमी अपना स्केच देख रहा है, लेकिन अपोजिशन को ये लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो वो एज उनको मिलेगा। और मायावती, वही आपका कंक्लूड कर दूं जो नीरज जी आपने प्रश्न किया था कि मुस्लिम वोटों का रुझान फिलहाल मेंटली, मतलब इमोशनली कांग्रेस की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जब वोटिंग कराने की बात आएगी तो कांग्रेस के कितने कैंडिडेट होंगे? फिर तो अलायंस ही होगा ना, फिर उसकी सेकंड चॉइस तो समाजवादी पार्टी ही है, तो वही उसका दोनों मिलके फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं। जी बिल्कुल। अनुपम जी, नीरज जी आपके सवाल के पहले अगर आप आज्ञा दें तो मैं डॉक्टर उत्कर्ष की बात में ही कुछ जोड़ना चाहूंगा। अरे सर, बिल्कुल। देखें, हम शुरुआत करते हैं कि मुस्लिम वोटों की वो पसंद, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। निकाय चुनाव में मैंने आपके चैनल पे भी बोला है और मेरे पास डेटा है, मुझे इतना लगेगा निकाल के मैं दिखा सकता हूं। तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सपा तीसरे, चौथे, 5वें स्थानों पे गई है और तमाम जगह उसकी जमानत जब्त हो गई। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, बसपा को वोट दिया है, ओवैसी को वोट दिया है, निर्दलीय को वोट दिया है। और जितने मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी। देखिए, बात सिर्फ 2 थी। एक, भाई उनको लगता है 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे उपचुनाव हारे, अपने सारे गढ़ हारे, आजमगढ़ हारे, कन्नौज हारे, रामपुर हारे, बदायूं हारे। तो कुल मिला के एक तो उन्हें लगता है, जैसे ओवैसी एक बात कहता था कि अक्सर यहाँ पे हमारे प्रयागराज में ओवैसी ने स्पीच दिया, उन्होंने कहा साहब अखिलेश यादव की नीयत पे मैं शक नहीं करता, लेकिन सवाल यह हैसियत है उनकी भाजपा को रोकने।
वो बिल्कुल भाजपा को रोकना चाहते हैं, पर हैसियत नहीं, तो नीयत और हैसियत दो बात हो गई। अब दूसरा हम लोग आते हैं इस पे मायावती और अखिलेश का। जैसे अभी डॉक्टर उत्कर्ष ने एक बात कही कि जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन ये देखते हैं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का देखते हैं। पूरे आदर के साथ मैं इनसे असहमत होते हुए, जो मैं सबसे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन 2024 के चुनाव में संभावित देखता हूं, होना ना होना समय की बात है, मुकद्दर की बात है, वो मैं कांग्रेस और बसपा का देखता हूं। इसका मैं कारण भी बताता हूं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे थे और अखिलेश यादव उसमें नहीं गए थे, तो राहुल गांधी ने पटक के क्या कहा था, इनकी हैसियत ही क्या उत्तर प्रदेश के बाद, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बाद कोई जानता ही कहा है। वहीं जब मायावती से समझौता होता है तो मायावती के पास 2% से 22% वोट 12 से 15 स्टेट में। आप देखिए वो समझौता होने में दिक्कत भी क्यों हो रही है, उसमें समय भी क्यों लग रहा है। मैं आप ही के चैनल पर मैंने ये बात चलाई थी कि साहब आज की तारीख में भाजपा सरकार नहीं है, एनडीए सरकार नहीं है, मोदी सरकार है, और विपक्ष के पास कुछ हो ना हो, उनके पास एक चेहरा नहीं है मोदी के सामने खड़ा करने का। और 2 से 22% वोट एक दर्जन स्टेट्स में रखे मायावती इकलौती चेहरा है जो वो सामने खड़ी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मायावती के खड़े होने से ध्रुवीकरण नहीं होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता है। अखिलेश यादव बेचारे सांस भी लेते हैं तो लोग कहते हैं साहब हिंदू मुसलमान हो गया। मायावती को आप देखिए, वो खुल के लव जिहाद पे बोलती है, लैंड जिहाद पे बोलती है, धर्मांतरण पे बोलती हैं। आज उन्होंने, आपने देखा कि योगी के कदम को सही ठहरा दिया, लेकिन आप उनको हिंदू मुसलमान नहीं करवा सकते। उनकी अपनी एक इमेज है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इस बात को नीरज जी, की हिंदुस्तान में 75 साल में मुझे मायावती के अलावा सिर्फ एक नेता ढूंढ के लाइए जो कभी किसी मंदिर में दिखा ना हो, कभी किसी मस्जिद में दिखा ना हो, कभी किसी गुरुद्वारे में दिखा ना हो, कभी किसी चर्च में दिखा ना हो, कभी किसी भंडारे में दिखा ना हो, कभी किसी रोजा इफ्तार में दिखा ना हो। वो मुझे उनके अलावा और तो और किसी बौद्ध मंदिर में नहीं दिखती वो। तो आप इनके अलावा ऐसा कोई नेता है ही नहीं 75 साल, मुझे नजर ही नहीं आता। तो ऐसे में उनको जब उन्होंने अपने मंदिर बनवा लिया, अपनी मूर्तियां बनवा ली, हाँ अपनी मूर्तियां बना ली, अपने मंदिर बनवा ली, अपने जिंदा रहते अपने खुद ही बनवा डाली। तो आप मुझे वो उनके खड़े होने से ध्रुवीकरण रुकता है, इसलिए ये एक बात। फाइनली एक बात आप देखें कि जैसे भी कुर्मी वोटों की बात हो रही थी, मैं इसको दावे से कह सकता हूं कि कल को अगर एक ये जो कॉम्बिनेशन आप इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन रहेगा या विपक्ष, ये 2024 के चुनाव तक इंडिया गठबंधन बचेगा, इसमें मुझे बहुत शक है। आपने देख लिया बंगलौर में वो नीतीश कुमार दूल्हा बनने गए थे और नाराज फूफा बन के लौटे। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन रहेगा बचेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर मायावती और कल सपा और कांग्रेस खड़े होंगे गठबंधन में तो आपको पल्लवी पटेल वहां खड़ी नजर आएंगी, और कांग्रेस और बसपा अगर खड़े होंगे गठबंधन में तो पल्लवी पटेल आपको वहां भी खड़ी नजर आएंगी। कुर्मी वोट के हवाले से कह रहा हूं, क्योंकि भाई अनुप्रिया पटेल ने तो अपनी जगह चुन ली है एनडीए में। अब जो दूसरा कुर्मी वोट का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है वो अपना दल कमेरावादी है, और अपना दल कमेरा, आप यकीन माने कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटों में नीतीश कुमार का कोई प्रभाव नहीं। देखिए इंडिया जो एक गठबंधन बना है, मैं अक्सर इसके बारे में कहता हूं, इसका सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है कि ममता, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, ये जितने आपको नेता नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी, स्टालिन, कोई भी अपने घर के बाहर कोई 10 वोट के महंगे, किसी के पास 10 वोट नहीं है अपने घर के बाहर। और इनमें से कई नेताओं को तो अपने ही प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आप देख ले, अखिलेश यादव को देख ले, प्रदेश के बड़े हिस्से में उनके पास वोट नहीं। तो कुल मिलाकर मेरा अपना मानना है कि आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एनडीए की तीसरी जीत को रोकना है तो इकलौता गठबंधन जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। देखिए नीरज जी, मैं 1 मिनट लूंगा इसको समाप्त करने के लिए। फिर कह रहा हूं कि नीतीश, तेजस्वी, ममता, अखिलेश, स्टालिन, इनमें से किसी भी नेता के पास अपने प्रदेश के बाहर वोट नहीं है। अगर प्रदेश के बाहर किसी के पास वोट है तो केवल 3 लोगों के पास विपक्ष में। नंबर 1 पे कांग्रेस है, नंबर 2 पे मायावती है, और नंबर 3 पे केजरीवाल है। ये 3 एक ऐसे नेता हैं जिनके पास एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश में वोट है। तो जाहिर सी बात है नैसर्गिक गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए यही होता है मेरी नजर में, नीरज भाई जी। तो उत्कर्ष जी, एक सवाल और कि हम मायावती के नजरिए से इस डिबेट को कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ओम प्रकाश राजभर का नाम बीच में आया है, तो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने 2022 के चुनाव के बाद पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर उन्होंने टिप्पणियां की, और इतने दिन की हील हुज्जत के बाद आखिरकार बीजेपी
ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस कर लेती हैं। तो ये बीजेपी के खेमे की बेचैनी नजर आती है इसमें कि दावे 80 सीटों के कर रहे हैं लगातार, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ लेना पड़ता है, या फिर आप इसे एक रणनीति कहेंगे कि भाई कोई जिसे कहते हैं कि नो स्टोन अनथ्रोन, कोई ऐसा खंबा नहीं छोड़ना चाहती है जहां पे अपना गोल पोस्ट ना हो? नहीं, ये तो ठीक बात है कि चुनावी राजनीति है, बिल्कुल खंबा नहीं छोड़ना चाहिए, कोई गोल पोस्ट पे कोई दरार नहीं रहनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो पूरी पर्सनालिटी है, वो अपने खिलाफ कही गई बातों, हो सकता है कि दिल्ली एकोमोडेट कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन योगी के खिलाफ जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए ओम प्रकाश राजभर ने, और योगी को जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से मैं उस दिन से जानता हूँ योगी को जिस दिन से उनका गोरखनाथ मंदिर में अभिषेक हो रहा था, मैं बतौर ट्रेनी रिपोर्टर वहां मौजूद था, तो तब से लेके अब तक वो कभी इस चीज को स्वीकार कर लेंगे मन से, ये मैं मानता नहीं। राजभर की प्रॉब्लम है, राजभर अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के 15 साल बाद वो चुनाव जीत, उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई 15 साल के स्ट्रगल के बाद। उसके बाद फिर थोड़ा और इंपॉर्टेंस मिली, और इंपॉर्टेंस मिलने के बाद राजभर को ऐसा लग रहा है, वो डेटा देते हैं, आंकड़े सारे देते हैं कि मतलब 20 सीटें मैं बहुत क्लियर कर दूंगा, इधर से उधर कर सकता हूं, वो उनका अपना दावा है। बीजेपी की मुश्किल तो है, वो कोई और कसर इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहती कि देखिए विधानसभा चुनाव में आप देखिए 22 के विधानसभा चुनाव में सरकार तो बन गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं, भाई डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी योगी दोनों थे, सीटें हार गए, और बहुत 80 से ज्यादा सीटें तो ऐसी मार्जिनल हार है, मतलब जीत है बीजेपी की कि जो कहीं भी कुछ हो सकता था, तो वो एक खतरा तो बनता ही है। तो ब्रांडिंग जो है, बड़े नेताओं की ब्रांडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत और जो ब्रांड है वो देश में किसी का नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े ब्रांड हैं, बावजूद उसके सब कुछ होने के बाद ये स्थिति आती है कि 50 सीटें तो घटी जाती हैं, 82 सीटें मार्जिन पे चली जाती हैं। ऐसे में खतरा तो बिल्कुल महसूस हो रहा है, और इसीलिए ना सिर्फ ओम प्रकाश राजभर, बल्कि आप देखिए ना, लगातार जो है पार्टी ज्वाइनिंग की जो बात, घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको इवेंट के तौर पर प्रोपोगेट भी किया जाता है, कोई नेता और कोशिश की जा रही है उधर से लाने की। सिटिंग एमएलए भी दारा सिंह चौहान आ गए, तो भाई दारा सिंह चौहान का अपना एक इलाका है, उसमें भी उनकी है मजबूती। तो ये चल रहा है, और ये इसीलिए चल रहा है कि दरार है किले में, अब दरार को भरो, चाहे मिट्टी से भरो, चाहे मोरंग से भरो, चाहे सीमेंट से भरो, दरार तो भरनी पड़ेगी। तो दरार तो दिख रही है। जी अनुपम सर, मैं एक सवाल लूंगा, आप दोनों लोग की राय उस पर लूंगा। आपने डेटा एक पेश किया निकाय चुनाव को लेकर, मैं भी एक डेटा पेश कर रहा हूं सर। मायावती का जो बेस्ट परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रहा वो 2007 का चुनाव था। 2007 का विधानसभा चुनाव मायावती ने लड़ा, और तब एक अक्सर चर्चा किया जाता है कि मायावती की नीति रूप मैं बताऊं कि चुनाव में मायावती को 70% दलित मिले, 27 डॉक्टर उत्कर्ष के आपको अमीश जी की आवाज एकदम साफ आ रही है? नहीं, ब्रेक हो रहा है, वो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम। अमीश जी की आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अभी मेरी आ रही? नहीं, अभी भी ब्रेक हो रही, अभी भी ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। पहले मुझे लगा था कि मेरे एंड पे गड़बड़ है, लेकिन अगर डॉक्टर उत्कर्ष को भी नहीं सुनाई दे रही है तो नहीं, आपके एंड पे नहीं सर, ये हमारे एंड का इशू है। अगर अभी आवाज आ गई तो मैं कंटिन्यू। अब आ रही है, अब आ रही है अमीश भाई, अब आ रही है। मेरा सवाल ये था सर कि 2007 का जो माना जाता है कि मायावती का मतलब बूम पर रही मायावती, तो उसमें भी महज 17% मुस्लिम उनके साथ थे, जबकि उसी समय जो दलित वोट था उनके साथ 77% था, और जो गैर यादव ओबीसी वोट था वो 27% था। आज मायावती फिर से कवायद कर रही है दलित मुस्लिम वोटों को साधने की। ये मतलब एक तरह की असंभव कवायद है बसपा के लिए अभी तक के नजर से।
तो क्या ये कवायद वो मतलब असंभव को साधने की कवायद में लगी हुई है, या वो उत्तर प्रदेश के वोटर्स को गुमराह करने की कवायद में लगी? क्योंकि अभी तक तो मुस्लिम ने वोट किया नहीं कभी भी बसपा, विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो। अमीश भाई, मुझे लगता है कि चलिए आंकड़े निकाल के देखे जाए तो मुझे लगता है जितने मुस्लिम सांसद बसपा से हुए हैं पिछले 30 साल में, शायद सपा से नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, मैं 2014 के बाद के चुनाव की बात नहीं कर रहा, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, 2007 में जो भाजपा बसपा की जीत की बात होती है, या फिर 2012 में जो अखिलेश यादव की जीत की बात होती है, देखिए मैं एक आपको बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरी ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर हकीकत ये है कि जो पहली बार सपा बसपा चुनाव लड़े थे, शायद 92-93 के लड़े थे और 177 सीटें हासिल की थी, तो तब से लेकर 2012 तक आप देख लें, स्पष्ट बहुमत सिर्फ 2 बार आया है, एक बार 7 में और एक बार 12 में। 7 में मायावती को जब बहुमत मिला तो उसका एक कारण था कि भाजपा सत्ता की रेस में नहीं थी, लोग समाजवादी पार्टी के शासन से परेशान थे और सवर्णों का, तथाकथित सवर्णों का मैं कहता हूं, एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा आपको बसपा में जाता हुआ दिखा। आपको जो नहीं उस दौरान हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मणों का एक हिस्सा जाता मिला। उसी प्रकार जब 5 साल मायावती का और बसपा का शासन हुआ तो वही सवर्ण वही कहीं परेशान हो कि आपको अखिलेश यादव के खेमे में लगा। तो हकीकत यह है कि दोनों ही बार केवल सपा और बसपा और मुस्लिम इन वोटों से बहुमत पिछले 30 साल में नहीं आ पाया। इसके लिए आपको तथाकथित सवर्ण वोटों की जरूरत पड़ी, और वो सवर्ण वोट जब बसपा के खाते में 2007 में खड़ा था तो बसपा की जीत आपने देखी, स्पष्ट बहुमत देखा, और जब वही सवर्ण वोट आपको 2012 में अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आया तो आपने अखिलेश यादव को 2012 में स्पष्ट बहुमत पाते देखा, पहली बात। दूसरी बात, जो आने वाला चुनाव है, हम अभी भी बात करें, जो डॉक्टर उत्कर्ष भी कर रहे थे कि 80 ऐसी सीटें हैं जिसमें भाजपा बहुत कम मार्जिन से जीती, जो ये सच है, ये 500 से 5000 तक के वोट है, कहीं कहीं तो 500 वोट 700 वोट से जीती। लेकिन जो बात एक बदलती है, आप अगर दिल्ली का मॉडल देखें, आप पूरी की पूरी सीट विधानसभा में केजरीवाल निकाल ले जाते हो, पूरी की पूरी सीट लोकसभा में मोदी निकाल लेते, तो एक पूरा का पूरा जैसे कि ना प्लॉट ही बदल जाता है। आप बताइए, 70 में से 67 सीट निकाल के लेके जाती है आम आदमी पार्टी और वो 7 की 7 सीटें बीजेपी ले जाती है। 70 में से 63 सीट निकाल के लेके जाती है आम आदमी पार्टी और 7 की 7 बीजेपी निकाल ले जाती है। लोकसभा में मुद्दे बदल जाते हैं, लोकसभा में नजरिया बदल जाता है। आज की तारीख में हर आदमी वोट डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहता है अमीश भाई कि मेरा वोट काउंट करे, मेरा वोट सरकार बनाए गिराए या कोई इसका फर्क हो। सीएसडीएस का डेटा कहता है कि साहब 2014 में और 2019 में यादव वोट भाजपा के पक्ष में 26% तक चला गया। अभी ये मेरा डेटा नहीं, ये तो सीएसडीएस कह रहा है कि साहब 26% यादव जाके नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। यह पूरा का पूरा यादव आपको अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो लोकसभा में मुद्दे बदल जाते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमान वोट खास तौर से, जिसका वोट करने का एक ही अंदाज और एक ही पैरामीटर और एक ही पैमाना होता है कि साहब भाजपा कैसे रुकेगा, तो वो डेफिनेटली आज की तारीख में उसको नजर आता है कि साहब बिना कांग्रेस के कोई बात बनती नहीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन कौन सा होगा, ये बात बहुत मैटर करेगा कि कांग्रेस अपने साथ सपा बसपा रालोद सबको लेकर चल रही है कि सपा को ले रही है, बसपा को छोड़ रही है कि बसपा को ले रही है, सपा को छोड़ रही है। ये सबके सामने जिसे कहना चाहिए ऑप्शन चॉइस है, बहुत जैसे कहना गंभीर मुद्दा है अमीश भाई। कांग्रेस के साथ बड़ी मुश्किल है कि इसके साथ जाए, बसपा के साथ बड़ी मुश्किल है कि सबके साथ ज्वाइन करें, कि अखिलेश को हटाने की बात करें। अखिलेश यादव के साथ बड़ी दिक्कत है कि साहब जब से वो आए हैं 2017 के बाद उन्होंने जीत का मुंह ही नहीं देखा। तो सबके लिए एक तरह से वजूद का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है, सबके चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मायावती के पास चॉइस कठिन है अमीश भाई, 2024 के लिहाज से सबके लिए चॉइस कठिन है, और इस चॉइस के कठिन होने के चलते जो कंफ्यूजन पैदा होता है उसको हमने पटना में भी देखा है और बंगलौर में भी देखा है अमीश भाई। जी उत्कर्ष सर, मैं आपसे भी इस सवाल पर राय लेता हूं। हालांकि चॉइस अनुपम सर कठिन है, लेकिन दवा अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो कड़वी गोली विपक्ष खा तो रहा है ना। ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ एक टेबल पर बैठ तो रही है, मायावती तो वो भी करते नजर नहीं आ रही। उत्कर्ष सर, मेरा वही सवाल है कि
बसपा एक अभियान में जुटी हुई है मायावती, जो हमने निकाय चुनाव में भी देखा कि मुस्लिम और दलित वोटों का कॉम्बिनेशन वो बना लें तो एक विनेबिलिटी उनके अंदर आ जाए। हालांकि दलित वोट भी कितना उनको मिलेगा, अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सर कभी बन नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती कभी ये कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई है। और जो हम ये बात कहते हैं कि मायावती सवर्ण वोटों के बदौलत 2017 में माफ कीजिएगा 2007 में सत्ता में आ गई, तो महज 16% सवर्ण वोट उनको मिले थे 2007 में भी। तो मायावती का एक पेट कॉम्बिनेशन था सर कि दलित वोट और गैर यादव ओबीसी वोट, गैर यादव ओबीसी वोट उनको जो उनके उठान पर सर्वाधिक मिला है वो 27 तक गया है। उस कॉम्बिनेशन को छोड़कर वो उस कॉम्बिनेशन के पीछे लगी हुई है जो आज तक नहीं वो कर पाई है। तो क्या इसे माना जाए कि वो असंभव साध रही है या उनके दिल दिमाग में कुछ और खेल चल रहा है? देखिए, मायावती की जो जिस वक्त वो लगातार जीत रही थी या जब रेलिवेंट थी, या अखिलेश यादव भी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से और अब में राजनीतिक रूप से बड़ा फर्क आ गया है। फर्क ये आ गया है कि पहले 30-32% वोट लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती थी। अब मामला 40-45 के ऊपर, 30-32 में भी कुछ होता नहीं, तो वो वाली कहानी तो बन नहीं पा रही। अब ये बिल्कुल अनुपम भाई ने बिल्कुल बढ़िया बात कही कि चुनाव दर चुनाव, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे निकाय चुनाव, बदल जाता है। यादव वोट उधर सरक जाता है, दलित वोट उधर सरक जाता है, मुस्लिम वोट इधर सरक सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब ट्रायंगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि यादव क्यों जाता है, क्यों मोदी के पास? एक तो 2014 वाला जो ब्रांड मोदी था, 2019 वाला जो ब्रांड मोदी था, और 2024 में जो ब्रांड मोदी होगा, तीनों के ब्रांडिंग शाइन में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। इसमें 15 साल, मतलब 10 साल तो बहुत होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आ रहा है शाइन में। अब उस शाइन में उसको अगर ये लग रहा है कि मेरा लीडर रिलेवेंट हो रहा है या हो सकता है, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो उस वक्त है। यही कहानी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्रप हैं, वोटों के छत्रप तो हैं, लेकिन जब फाइट में ही नहीं हो तो तुमको हम वोट नहीं दे रहे, और जब तुम फाइट में दिख रहे हो तो हम तुम्हारे पास आ जा रहे हैं। ये ट्रेंड है। ऐसी स्थिति में मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, महागठबंधन से बाहर रहना अफोर्डेबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम बड़े दिल के साथ आ रहे हैं, तो लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। मायावती इसीलिए साध रही है कि क्या देखते हैं कि ऊंट किस करवट बदल रहा है, क्योंकि मालूम है कि देश में जब बाइपोलर इलेक्शन होंगे तो तीसरे कोने की जगह बहुत ज्यादा बचती नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश थोड़ा अपवाद इसलिए है कि भाई यहाँ तो जो देश में जो दूसरा कोना है वो यहाँ है ही नहीं, उसको तो अपनी जगह तलाशनी है अभी। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मायावती अभी कंफ्यूजन के स्टेज में है, और इसीलिए वो चीजों को ये देखेंगी कि जो अभी जब 4 राज्यों के चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में भी लड़ रही हैं और राजस्थान में भी लड़ रही, छत्तीसगढ़ में भी, और उन्होंने कहा है कि हम इशारा कर दिया है कि हम सरकार में भी जा सकते हैं। नहीं तो पहले होता था कि 2-4 जीतते थे और वो सरकार में चले जाते थे, पार्टी रह जाती थी बाहर। तो ऐसे में अब वहां पर इनको क्या मिलता है, क्योंकि मुझे अंदाजा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश का सीन मैं देख रहा हूँ, अखिलेश यादव ने बड़ा स्मार्ट गेम किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने आप को कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, और धीरे से सरकार दी बाल इस अलायंस के कोर्ट में कि भाई अब बड़ा दिल तो तुमको भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन मायावती के साथ ये है नहीं। ऐसे में अब वहां भी अगर 1-to-1 इलेक्शंस हो रहे हैं, एनडीए बनाम इंडिया, तो उसके नतीजे के बाद ही मायावती किसी स्पष्टता में खुद भी पहुंच पाएंगी, और देश की राजनीति भी मायावती को लेकर किसी स्पष्टता में पहुंच पाएगी। बिल्कुल 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश 2024 के नजरिए से सबसे अहम राज्य बना हुआ है, और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया, उनकी ये कवायद है, उनकी ये कोशिश है कि ज्यादातर सीटों पर लोकसभा की बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष का एक कैंडिडेट हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में
वोटर शायद उस चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जिसकी एक सड़क पर बीजेपी और उसकी गठबंधन पार्टियां हैं, एक सड़क पर मायावती हैं, एक सड़क पर कांग्रेस है और एक सड़क पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं। ऐसे में ये वोटर चौराहे पर खड़ा हुआ ये वोटर कौन सी सड़क पकड़ेगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ सवाल बन गया है जिसे सुलझाना शायद विपक्ष के लिए तो फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और मायावती जैसी पार्टियों के लिए भी। तो आने वाले दिनों में उत्कर्ष ये राजनीति किस तरफ जाएगी, सबसे अहम सवाल कि मायावती क्या फैसला करेंगी, इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के डॉक्टर सिन्हा, अनुपम मिश्रा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आज के लिए नमस्कार।